नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी सच्चाई की तरफ बढ़ने वाले हैं जो लिटरली इंसानी दिमाग की बनावट को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आज का पूरा फोकस इस स्ट्रक्चरल न्यूरोलॉजिकल रियलिटी पर होगा कि कैसे हमारी इंटरनल डायलॉग यानी वो आवाज जो हर वक्त हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे ब्रेन को फिजिकली एक नया आकार देती है। ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए शब्द नहीं हैं, उनका हमारे दिमाग पर एक ठोस फिजिकल असर होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, शब्दों का मिथक। आखिर क्या शब्द वाकई उतने ही बेअसर और हानि रहित होते हैं जितना हमें लगता है? Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. बचपन में हम सब ने ये आम कहावत जरूर सुनी है, राइट? ये एक ऐसी लाइन है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से इस विश्वास के साथ दोहराई जा रही है कि शब्दों का अपना कोई शारीरिक वजन नहीं होता। एक आम धारणा बन चुकी है कि किसी के कहे शब्दों से असली चोट नहीं लगती। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस इस मासूम से बचपन के मिथक को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। हैरानी की बात यह है कि जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो दिमाग में ठीक वही फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और डर पैदा होता है जो किसी खतरनाक जानवर द्वारा पीछा किए जाने पर होता है। लगातार आत्म आलोचना से हमारे प्रीफ्रंटल ग्रे मैटर, जो कि फैसले लेने का सेंटर है, वो फिजिकली सिकुड़ने लगता है और वहीं खतरे को भांपने वाला हिस्सा यानी हमारा एमिग्डाला आकार में बड़ा हो जाता है। नो वे राइट, पर साइंस यही कहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आंतरिक शब्द इतना वास्तविक और लिटरल नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? इसे गहराई से समझने के लिए हमें दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड और उसके आर्किटेक्चर को देखना होगा। हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन होता है। ये वो नेटवर्क है जो आराम के समय भी हमेशा एक्टिव रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में लगातार चलने वाला कोई प्रोसेस। ये आने वाले नतीजों की भविष्यवाणी करता है, हमारी सेल्फ इमेज बनाता है और खतरों का आकलन करता है। लेकिन जब नकारात्मक आलोचना इस डीएमएन पर अपना कब्जा कर लेती है तो ये एक मलिशियस बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर जैसा बन जाता है। ये कॉन्स्टेंटली असफलता की आशंका दिखाता रहता है और बिना वजह हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इंपॉर्टेंट नेटवर्क 4 विशेष कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बहुत आसानी से हाईजैक हो जाता है। ऑल और नथिंग थिंकिंग, मेंटल फिल्टरिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग और पर्सनलाइजेशन। ये डिस्टॉर्शंस आम या न्यूट्रल जानकारी को भी एक व्यक्तिगत खतरे के रूप में मिसइंटरप्रेट करते हैं। इसके चलते दिमाग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मुद्दा मान लेता है और हमेशा डिफेंस मोड में रहता है। यहाँ इस आंतरिक न्यूरल कैस्केड की रफ्तार देखना वाकई दिलचस्प है। एंटीरियर सिंगुलेट ने खतरा डिटेक्ट किया, तुरंत मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने उसकी एक नेगेटिव कहानी बनाई, अगले ही पल एमिग्डाला ने रिएक्ट किया और अंत में हिपोकैम्पस में इस पूरे नेगेटिव अनुभव को आगे के लिए मेमोरी में हार्डवायर कर दिया। ये चेन रिएक्शन इतनी तेजी से पूरे सिस्टम में कोर्टिसोल हार्मोन भरता है कि हमारी वर्किंग मेमोरी जैम हो जाती है और दिमाग आगे भी बस बुरे नतीजों की ही उम्मीद करने लगता है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस अनोखे मिलन को देखिए। आज न्यूरोलॉजी जिस फिजिकल बदलाव को लैब के अंदर नोट कर रही है, वो हजारों साल पहले प्राचीन पूर्वी ग्रंथों में पहले ही बारीकी से दर्ज किया जा चुका था। पश्चिमी विज्ञान आज इसे हेबियन लर्निंग का नाम देता है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो न्यूरल सर्किट्स एक साथ लगातार एक्टिवेट होते हैं, उनका आपस का कनेक्शन सुपर स्ट्रांग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय दर्शन में ठीक इसी सेम फिनोमेनॉन को मंत्रों में लया या रिदम की ऊर्जा के रूप में समझाया गया है। यहाँ बीज मंत्राज इस पुरानी सच्चाई को और भी क्लियर कर देते हैं। दोनों ही परंपराएं इस बात पर कंप्लीटली सहमत हैं कि विशेष शब्दों का लगातार दोहराव एक मानसिक मांसपेशी या मेंटल मसल की तरह काम करता है। ये लगातार दोहराव दिमाग में एक ऐसी ठोस आकर्षण शक्ति उत्पन्न करता है जो माइंड की वास्तविकता को फंडामेंटल लेवल पर बदलकर एक नया आकार दे सकती है। अब आते हैं रियल टाइम रीवायरिंग पर। क्योंकि ये आलोचनात्मक और नेगेटिव रास्ते दिमाग में शारीरिक रूप से बन चुके होते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए हमें किसी लंबे थेरेपी सेशन का इंतजार नहीं करना है, बल्कि ठीक उसी पल में एक टारगेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है जब ये विचार सक्रिय होते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? फॉरवर्ड लीड्स के बिहेवियरल स्पेशलिस्ट्स एक बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल NACR फ्रेमवर्क अपनाने की सलाह देते हैं। नोटिस, अरेस्ट, चैलेंज और रिप्लेस। ये क्विक मेथड उस नकारात्मक आंतरिक बातचीत को उसके न्यूरल लूप पूरा होने से पहले ही रोकने में मदद करता है।
एक तरह से इन नेगेटिव ख्यालों को तुरंत हथकड़ी पहनाना। इस प्रोटोकॉल का सबसे पहला और अहम कदम है नोटिस करना। इन विनाशकारी विचारों पर ध्यान देना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे करने का एक जबरदस्त तरीका है उन विशेष आत्मघातक बातों को किसी डायरी में ठीक वैसे ही लिखना जैसे वो अंदर से आवाज आ रही है। जब तक दुश्मन सामने दिखेगा नहीं, उसे हराया कैसे जा सकता है। फिर बारी आती है चैलेंज करने की। दलाई लामा का ये विचार इस प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब जीवन में असली कठिनाई आती है तो या तो उम्मीद छोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें पाल ली जाएं, या फिर उस चुनौती का उपयोग आंतरिक शक्ति ढूंढने में किया जाए। अपने इन ऑटोमैटिक नेगेटिव विचारों को चुनौती देना आवश्यक है। खुद से ये पूछना जरूरी है, क्या मेरी ये अंदर की आवाज सच बोल रही है? इसके पास एविडेंस क्या है? और अंत में रिप्लेस करना यानी बदलना। उन नुकसानदेह विचारों को ऐसी सहानुभूतिपूर्ण और कंपैशनेट बातों से बदलना जो सच्चाई पर आधारित हों। सोचिए, जो बातें हम मुश्किल समय में अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं, अगर वही भाषा हम खुद के लिए इस्तेमाल करें तो दिमाग में बिल्कुल नए और स्वस्थ न्यूरल सर्किट्स बनने लगते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये सब करने के लिए समय कितना है? सिर्फ 90 सेकंड। हां, आपने ठीक सुना। अगर दिमाग में स्थायी बदलाव या परमानेंट रीवायरिंग चाहिए तो ये एक्शन किसी भी इमोशनल उबाल के आते ही पहले 90 सेकंड्स के भीतर ही पूरा होना चाहिए। लंबा और गहरा सांस लेना एक पैरासिम्पैथेटिक रीसेट का काम करता है, जो इस छोटी सी विंडो में बिल्कुल मैजिक जैसा असर करता है। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, स्थायी लचीलापन या परमानेंट कॉग्निटिव रेजिलियंस बनाना। सिर्फ इन रियल टाइम ट्रिक्स से हमेशा के लिए काम नहीं चलेगा। इन्हें एक अस्थायी उपाय से आगे बढ़ाकर हमारी परमानेंट मेंटल आर्किटेक्चर में तब्दील करना एक लंबी यात्रा है, जिसमें रोजाना अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए इस रीवायरिंग की जर्नी को देखते हैं। क्लिनिकल डेटा ये बताता है कि ये न्यूरल पाथवेज को आलोचना से हटाकर सकारात्मक सोच में पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने में लगभग 66 दिन यानी 66 डेज की लगातार प्रैक्टिस लगती है। शुरुआती हफ्तों में तो हम सिर्फ पुराने पैटर्न को रोकते हैं और धीरे धीरे महीनों बाद एक नई सकारात्मक सोच हमारा नया डिफॉल्ट बन जाती है। पर ध्यान रहे, इस लंबे सफर में कुछ बाहरी ट्रिगर्स को मैनेज करना निहायत ही जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से तुलना करना या फिर नींद की भयंकर कमी। क्या हमें पता है कि सिर्फ नींद की कमी अकेले हमारे अमिगडाला की रिएक्टिविटी को 60% तक बढ़ा सकती है? ऐसी स्थिति में वो आलोचनात्मक सोच अपने आप दोबारा बैकडोर से एंट्री मार लेती है। इन सब के बीच जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो है खुद पर मेहरबान होना, यानी सेल्फ कंपैशन। आखिर में उस इनर क्रिटिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए मनुष्य के दिमाग के साथ ठीक वही बाउंड्रीज और देखभाल बरतनी जरूरी है जो हम किसी बेहद विश्वासपात्र दोस्त को देते हैं। दिमाग को सुकून देना उसके निर्माण का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसा कि हमारा आज का ये विश्लेषण अब समाप्त होता है, इस आखिरी गहरे विचार को अपने जहन में उतारने दीजिए। अगर सच में हर एक शब्द दिमाग की बनावट को एक नया आकार देता है, तो आज बोले गए विचार कल के लिए कौन सा नया नक्शा तैयार कर रहे हैं? ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी स्ट्रक्चरल सच्चाई है जो हमेशा हमें आगे और भी ज्यादा सीखने की प्रेरणा देती है। सोचते रहिएगा।